क्या चीज किसी को जीवित बनाती है? मतलब एक दौड़ता हुआ कुत्ता जीवित है, जाहिर है, लेकिन एक सोता हुआ कुत्ता, वो भी जीवित है। हाँ, एक हरा भरा पौधा जीवित है, लेकिन एक पत्थर वो नहीं है। हम ये अंतर इतनी आसानी से कैसे बता पाते हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि चलना फिरना, सांस लेना, यही सब जीवन है। सही बात है, लेकिन असली कहानी तो मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रही है। असल में जीवित रहना एंट्रोपी, यानी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक टूट फूट के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। एक लड़ाई? हाँ, पर्यावरण हर पल हमारे शरीर की जो व्यवस्थित संरचनाएं हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, और जीवन का मतलब है उस टूट फूट की लगातार मरम्मत करते रहना। अच्छा, तो जीवन सिर्फ होना नहीं है, बल्कि खुद को बनाए रखने का एक एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल, एक निरंतर रखरखाव। और इस रखरखाव के लिए, इस मरम्मत के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। बहुत सारी ऊर्जा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस शरीर रूपी शहर को चलाने के लिए ऊर्जा और कच्चा माल, मतलब पोषण, कहाँ से मिलता है? बिल्कुल, और यहीं पर जीवन की दो सबसे बड़ी रणनीतियां सामने आती हैं। पहले है स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स? हाँ, जैसे कि हरे पौधे। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। कैसे? वो बस सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और बस अपना भोजन तैयार। इस कमाल की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब ये अपने शहर के लिए खुद ही रॉ मटेरियल पैदा कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे जीवों का क्या, जो धूप सेक कर अपना पेट नहीं भर सकते? हम हैं विषमपोषी, यानी हेट्रोट्रॉफ्स। हम दूसरों के बनाए खाने पर निर्भर हैं। हम बाहर से जटिल पदार्थ लेते हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे बायोकेमिकल वर्कर्स हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स? हाँ, वो उस जटिल भोजन को तोड़कर सरल, इस्तेमाल करने लायक रूप में बदल देते हैं। तो चलिए हमारे इंसानी शरीर के फूड प्रोसेसिंग प्लांट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि सारा पाचन पेट में ही हो जाता है। क्या ये सच है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पेट एक बहुत जरूरी पड़ाव है, लेकिन असली एक्शन, जैसा आपने कहा, कहीं और होता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये पूरी यात्रा एक लंबी ट्यूब से होती है, जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और काम मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में? चबाने के अलावा? हाँ, हमारी लार में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च, मतलब आलू या चावल जैसी चीजों को वहीं पर तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, और फिर खाना पेट में पहुंचता है, वहां क्या होता है? पेट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है, पर साथ ही एक केमिकल लैब भी। पेट की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती हैं। एसिड? हाँ, और वो इतना तेज होता है कि रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। क्या? तो फिर ये हमारे पेट को ही क्यों निकला देता? कमाल का सवाल है। इसीलिए पेट की दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी, एक सुरक्षा कवच जैसी परत होती है जो उसे अपने ही एसिड से बचाती है। वाह! ये एसिड कीटाणुओं को मारता है और एक दूसरे एंजाइम पेप्सिन के लिए सही माहौल बनाता है, जो प्रोटीन पचाने का स्पेशलिस्ट है। पर यहाँ भी पाचन अधूरा है। तो असली एक्शन वाली जगह कौन सी है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम से तो छोटी लगती है। नाम की ही स्मॉल है, असल में पाचन का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यहीं पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा का फाइनल ब्रेकडाउन होता है। अच्छा। इसमें लिवर से पित्तरस यानी बाइल जूस और पैंक्रियास से दूसरे एंजाइम्स आकर मिलते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है? वो बहुत जरूरी है। वो फैट यानी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिकनी प्लेट पर साबुन काम करता है। बिल्कुल वही। बिना पित्तरस के एंजाइम फैट पर ठीक से काम ही नहीं कर सकते। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो छोटी आंत में सब कुछ पच गया, अब क्या? ये पोषक तत्व शरीर तक कैसे पहुंचते हैं? अब आता है असली जादू। छोटी आंत की दीवारों पर लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे विली होते हैं। विली। इनका काम है सारे पचे हुए न्यूट्रिएंट्स को सोख कर खून में भेजना, और ये मिलकर इतना सरफेस एरिया बना देते हैं कि अगर इसे फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। एक टेनिस कोर्ट जितना? कमाल है। ठीक है, तो पोषक तत्व अब खून में आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ रॉ मटेरियल है। इसे ऊर्जा में कैसे बदला जाए?
अब पावर प्लांट्स की बात करते हैं। बिल्कुल, यहीं श्वसन यानी रेस्पिरेशन की भूमिका आती है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है। और ये ऊर्जा स्टोर कहाँ होती है? ये ऊर्जा एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। आप एटीपी को शरीर की एनर्जी करेंसी या रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं। हर काम के लिए कोशिकाएं इसी एटीपी को खर्च करती हैं। तो ऊर्जा निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, मतलब अलग अलग पावर प्लांट? हाँ, मोटे तौर पे 2 तरह के। पहला और सबसे बेहतरीन है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब जिसमें हवा या ऑक्सीजन हो? बिल्कुल, ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाना। ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पावर हाउस में होता है और बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। और दूसरा तरीका? वो है अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब ऑक्सीजन न हो। ये एक इमरजेंसी जनरेटर जैसा है, काम चला देता है पर बहुत सारा ईंधन बर्बाद होता है और लैक्टिक एसिड जैसा कचरा भी बनता है। लैक्टिक एसिड। अच्छा, तो जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं और सांस फूलने लगती है और फिर अगले दिन मांसपेशियों में दर्द होता है, तो क्या वो यही लैक्टिक एसिड है? बिल्कुल वही। आपकी मांसपेशियां ऊर्जा के लिए चिल्ला रही होती हैं, पर आपका दिल और फेफड़े उतनी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, तो वे इस इमरजेंसी जनरेटर को चालू कर देती हैं। इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से वो दर्द महसूस होता है। समझ गया। इसका मतलब हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई कितनी जरूरी है। ये शरीर के हर कोने तक पहुंचती कैसे है? हमारे फेफड़ों में एल्वियोली नाम की लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां होती हैं, जहां हवा से ऑक्सीजन खून में मिलती है। पर यहाँ असली हीरो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन? हाँ, ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्या ऑक्सीजन खुद ब खुद खून में घुलकर नहीं जा सकती? जा सकती है, लेकिन बहुत धीरे। एक अनुमान है कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ विसरण यानी डिफ्यूजन से पहुंचती। डिफ्यूजन मतलब धीरे धीरे फैलकर? हाँ, तो उसे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। 3 साल? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हीमोग्लोबिन के बिना तो हम बस इंतजार ही करते रह जाते। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन एक सुपरफास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और सेकंडों में शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देता है। तो अब हमारे पास पोषक तत्व भी हैं और ऑक्सीजन भी। अब इन दोनों चीजों को हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी नेटवर्क भी तो चाहिए। बिल्कुल, और मनुष्यों में ये काम हमारा शानदार परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसका केंद्र है हमारा दिल। एक मस्कुलर पंप? हाँ, जो दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और इसका 4 कमरों वाला डिजाइन बहुत खास है। 4 कमरे? 2 से काम नहीं चल सकता था? ये 4 कमरे, 2 अलिंद और 2 निलय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये ऑक्सीजन वाले साफ खून को बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून से मिलने नहीं देते। अच्छा, सेपरेशन रखते हैं। हाँ, इसे दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका फायदा यह है कि हमारी कोशिकाओं को हमेशा 100% शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर खून मिलता है। इसी वजह से हम इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर पाते हैं कि अपने शरीर का तापमान खुद मेंटेन कर सकें। हमें वार्म ब्लडेड बनाता है। बिल्कुल। और इस डिलीवरी के रास्ते यानी सड़कें और गलियां? हमारे पास 3 तरह की सड़कें हैं। धमनियां यानी आर्टरीज, ये हाई प्रेशर एक्सप्रेसवे हैं जो खून को दिल से तेज रफ्तार में दूर ले जाती हैं। ठीक है। फिर है शिराएं यानी वेन्स, ये लो प्रेशर वाली सड़कें हैं जो खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। और सबसे जरूरी है केशिकाएं, कैपिलरीज। हाँ, ये इतनी पतली गलियां हैं कि एक बार में एक ही ब्लड सेल गुजर सकता है। इन्हीं गलियों से कोशिकाओं और खून के बीच असल लेन देन होता है। और अगर इस पाइपलाइन में कहीं लीक हो जाए, मतलब चोट लग जाए तो? उसके लिए हमारे खून में प्लेटलेट्स नाम के छोटे छोटे रिपेयर वर्कर्स होते हैं। जैसे ही कहीं कट लगता है, ये तुरंत वहां पहुंचकर एक जाल बनाते हैं, यानी खून का थक्का, और लीकेज को बंद कर देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। लेकिन पौधों का क्या? उनके ऊंचे ऊंचे पेड़ों में पानी सबसे ऊपर वाली पत्ती तक कैसे पहुंचता है? उनके पास तो कोई दिल जैसा पंप भी नहीं होता। पौधों का सिस्टम धीमा है, लेकिन उतना ही लाजवाब है। उनके पास 2 तरह के पाइपलाइन नेटवर्क है। एक है जाइलम। जाइलम? जाइलम ये पानी और मिनरल्स के लिए एक अपवर्ड ओनली एलिवेटर है,
ये जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। लेकिन बिना मोटर के पानी ऊपर चढ़ता कैसे है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ? इसका मुख्य कारण है एक खिंचाव जो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन से पैदा होता है। ट्रांसपिरेशन? जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो एक सक्शन फोर्स पैदा करता है, एक खिंचाव। ये खिंचाव नीचे जड़ों से पानी के पूरे कॉलम को ऊपर की ओर खींचता है, ठीक वैसे जैसे आप स्ट्रॉ से जूस खींचते हैं। वाह, मतलब पत्तियां एक तरह से इंजन का काम कर रही हैं। और दूसरा पाइपलाइन नेटवर्क? वो है फ्लोएम। फ्लोएम ये टू वे डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने भोजन यानी शुगर को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है। समझ गया। ठीक है, तो हमारा शहर चल रहा है, खाना आ रहा है, बिजली बन रही है और डिलीवरी नेटवर्क सब कुछ पहुंचा रहा है। लेकिन हर शहर में कचरा भी तो पैदा होता है। इस मेटाबॉलिक कचरे का क्या होता है? इसे उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना, क्योंकि अगर ये कचरा जमा होता गया तो शरीर जहरीला हो जाएगा। और ये काम कौन करता है? मनुष्यों में इसका जिम्मा मुख्य रूप से गुर्दों यानी किडनीज पर है। ये हमारे शरीर के मास्टर फिल्टर हैं। ये फिल्टर काम कैसे करते हैं? हर गुर्दे में नेफ्रॉन नाम की लगभग 10 लाख छोटी-छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। ये बहुत होशियार फिल्टर हैं। ये खून में से यूरिया जैसे जहरीले कचरे को छानकर अलग कर देते हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही ग्लूकोज, जरूरी लवण और पानी जैसी काम की चीजों को वापस सोखकर खून में भेज देते हैं। मतलब ये सिर्फ फिल्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट रिसाइकलिंग प्लांट भी हैं। बिल्कुल। और पौधे? पौधे तो बहुत अनोखे तरीके अपनाते हैं। उनके लिए तो फोटोसिंथेसिस में बनी ऑक्सीजन भी एक तरह का कचरा ही है, जिसे वो बाहर फेंक देते हैं। और हम उसे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वे अतिरिक्त पानी को वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल देते हैं। कुछ कचरे को वो अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं, जो बाद में झड़ जाती हैं। कुछ को गोंद या रेजिन के रूप में स्टोर कर देते हैं। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़ी हैं कि जीवन का ये अद्भुत चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पोषण के बिना ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के बिना परिवहन नहीं, और उत्सर्जन के बिना पूरा सिस्टम जहर से भर जाएगा। ये एक परफेक्ट डायनामिक बैलेंस है। हमने आज समझा कि जीवन की परिभाषा खुद को लगातार बनाए रखने और मरम्मत करने की इन प्रक्रियाओं में छिपी है। लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। वायरस के बारे में सोचें। उनमें अपने आप कोई आणविक गति नहीं होती। वे एक क्रिस्टल की तरह निर्जीव पड़े रह सकते हैं। सही कहा। वे तभी सक्रिय होते हैं जब वह किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसकर उसकी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर जीवन की परिभाषा निरंतर आत्मनिर्भर रखरखाव है, तो वायरस वास्तव में कहाँ फिट होते हैं? क्या वे जीवन और निर्जीव के बीच की कोई कड़ी है, या फिर वे कुछ और ही हैं?